गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट है। अपने नाइट्रोजन जो है उसको कर लिया था। नेक्स्ट जो अपना है वो है सल्फर। देखो, सल्फर जो मिनरल न्यूट्रिएंट है वो सल्फेट आयन की फॉर्म में सोइल से एब्जॉर्ब होगा। दूसरा पॉइंट कि ये जो सल्फर है इसका प्लांट बॉडी में फंक्शन क्या है। देखो, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ अमीनो एसिड्स थे, अपने बात की थी। सिस्टीन था, सिस्टाइन था और मेथियोनिन अमीनो एसिड जो थे। ये 3 अमीनो एसिड्स आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सल्फर जो है वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा विटामिन बायोटिन, बायोटिन जो होता है वो होता है विटामिन B7, या फिर कई बार इसको एच भी लिख देते हैं। ये विटामिन है आपका बायोटिन। और थियामिन जो है वो केमिकल नेम है इन विटामिन के। विटामिन थियामिन जो है वो आता है आपका B1। कौन से विटामिन को बोलते हैं थियामिन? B1 को। और कोएंजाइम ए जो है रेस्पिरेशन के अंदर, इन सब के अंदर आपका यूज होता है। इनकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट है आपका कौन? सल्फर। इसके बाद डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर प्रोटीन ओरिएंटेशन। आप लोगों ने कहीं प्रोटीन का कन्फर्मेशन देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। उसमें अपने एक जगह डिस्कशन किया था कि टर्सरी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसमें आप लोगों को सल्फर डाइसल्फाइड जो लिंकेज है वो मिलता है। इसके अलावा सल्फा हाइड्रिल फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए जो सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है उसमें भी सल्फर यूज हो रहा है। इसके अलावा रोल इन ऑयल सिंथेसिस, प्लांट के अंदर ऑयल सिंथेसिस की प्रोसेस हो, क्लोरोफिल सिंथेसिस जो है, एंड पार्ट ऑफ फेरोडॉक्सिन। देखो, ये फेरोडॉक्सिन है, क्लोरोफिल है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट जो है इनका नेम अपने या इनका डिस्कशन अपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में और डिटेल से करेंगे। एक बार यहाँ याद ये रखना है कि क्लोरोफिल है या फेरोडॉक्सिन है। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं सल्फर जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये सल्फर के यूटिलिटी है। आपको मेन जो कंटेंट याद रखना है वो एक तो कौन से अमीनो एसिड है जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, स्पेसिफिक है मेथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन। और दूसरा आप लोगों को विटामिन याद रखना है कि बायोटिन यानी B7 या फिर विटामिन एच। और दूसरा है थियामिन यानी विटामिन B1 जो है उसके अंदर आपका सल्फर जो है वो यूज़ हो रहा है। तीसरा पॉइंट अपने डिस्कशन करें कि सल्फर की डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी सल्फर की डेफिशिएंसी से प्लांट में कौन सी डिजीज जो है वो हो जाती है। तो इसमें डिजीज दे रखी है क्लोरोसिस और येलोविंग इन यंगर लीव्स, यानी जो प्लांट बॉडी की यंग लीव्स होती है उन यंग लीव के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो अदर पिगमेंट्स में कन्वर्ट होना यानी क्रोमोफिल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट स्टडी कराते टाइम ये बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट है जिसमें आप लोगों ने डिस्कशन किया था, क्लोरोफिल्स, इसके अलावा क्रोमोफिल्स एंड आपके ल्यूकोसाइट्स। तो जो आपको बात करें अपने क्लोरोफिल्स की, तो क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वो कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों को क्रोमोफिल्स में। और जैसे ही क्रोमो में कन्वर्ट होगा उसी टाइम जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ग्रीन से अदर कलर में चेंज हो जाएगा। मोस्टली येलो कलर है या फिर कलर लॉस हो जाता है, वाइट कलर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है, ये कह रहा है कि सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से जो स्टेम एंड रूट जो है उनमें स्क्लेरेनकाइमा फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और इस वजह से वो क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी भाई। उसके अलावा थर्ड ये कह रहा है कि टिप्स एंड मार्जिन्स ऑफ लीव जो है वो कर्व हो जाएगी। यानी इस टाइप से अपने बात करें कि ये अपने पास कोई लीफ है, ये लीफ जो है वो इनवर्ड मूव करेगी यानी अंदर की तरफ कर्व हो जाएगी। और लीफ की कर्लिंग की वजह से ही जो टी है उस चाय के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन आ जाती है, क्योंकि लीफ कर्ल होने की वजह से। और लीफ जो है वो ग्रीन नहीं रहती, वो येलो लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि येलोविंग तो है ही मेन करेक्टर इसका। तो इस वजह से चाय की प्रोडक्टिविटी जो है, टी की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। वो डिजीज़ का नेम कॉमनली लें तो टी येलो डिजीज़ भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है कि सेल डिवीजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड चेक फ्रूटिंग, और फ्रूटिंग को भी क्या कर देगा? एक टाइप से ब्लॉक कर देगा, कम कर देगा। तो ये अपना मिनरल एलिमेंट जो है वो सल्फर जो है वो अपना कंप्लीट हो गया।
मोस्टली एग्जाम के अंदर ये देखो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा कि कौन से विटामिन या फिर कौन से अमीनो एसिड जो है जिनमें सल्फर यूज हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है डायरेक्ट, वो आप लोगों से टी की डिजीज दे सकता है कि टी येलो डिजीज जो है वो किसकी वजह से हो रही है, किस मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। तो आप बता सकते हैं कि सल्फर की वजह से हो सकती है। इसके अलावा अपने बात करें नेक्स्ट जो मिनरल एलिमेंट है, नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट अपना जो है वो है भाई फॉस्फोरस। नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो अपना है फॉस्फोरस। देखें फॉस्फोरस से रिलेटेड बात कर लेते हैं अपने, कि फॉस्फोरस जो मिनरल न्यूट्रिएंट है वो एक तो ऑर्थोफॉस्फेट एनायन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। याद रखना है फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है भाई, ऑर्थोफॉस्फेट एनायन की फॉर्म में होगा। दूसरा कि वेरी इंपॉर्टेंट इन आरएनए, डीएनए, फॉस्फोलिपिड, एनएडीपी यानी निकोटिना अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिना अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एटीपी, इन सब में कहीं ना कहीं क्या यूज हो रहा है अभी, फॉस्फेट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर भी अपने NADPH2 की फॉर्मेशन होगी। डीएनए, आरएनए, एटीपी और अमीनो एसिड्स, ये तो डायरेक्टली ऊपर वाला ही वापस दे दिया इसने। इसके अलावा इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस किस में यूज हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर भी फॉस्फेट जो है वो यूज हो रहा है। और फैट मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर भी इसका यूटिलिटी है भी। इसके अलावा बात करें इन ग्रोथ ऑफ रूट, डेवलपमेंट ऑफ लीफ, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड क्रॉप यील्ड, इन सब के अंदर क्या है, फॉस्फेट की इम्पोर्टेंस है, फॉस्फेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें इम्पोर्टेंट फॉर एंड्रोगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, यानी कुछ ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है या यूटिलाइज होती है, उन रिएक्शंस के अंदर भी फॉस्फेट जो है वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। इस फॉस्फेट की या फॉस्फोरस की आप डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें से एक डेफिशिएंसी सिम्टम आता है प्री मेच्योर लीफ फॉल, यानी लीफ जो है वो मेच्योर होने से पहले ही क्या हो जाएगी, प्लांट से गिर जाएगी। और एक नेम लिखा हुआ है इसने नेक्रोसिस। देखो नेक्रोसिस क्या होता है, इसको इधर देखें आप थोड़ा सा। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, यानी जो टिश्यू डेड हो जाता है उसी को आप बोलते हैं नेक्रोसिस। और इसके अलावा एंथोसाइनिन फॉर्मेशन, यानी ये भी क्या करेगा, आपके क्लोरोफिल पिगमेंट को अदर पिगमेंट्स में कन्वर्ट कराने का काम करने वाला है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ग्रोथ ऑफ रूट शूट चेक्ड और डिले इन फ्लावरिंग, यानी ग्रोथ ऑफ रूट शूट भी ब्लॉक हो जाएगी एक टाइप से, और इसके अलावा फ्लावरिंग भी डिले हो जाएगी। तीसरा फोर्थ ये डेफिशिएंसी करेक्टर बता रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी भी, इनहिबिट हो जाएगी। मोस्टली आप लोगों को यदि फॉस्फोरस का पूछेगा वो ऑर्थोफॉस्फेट फॉस्फेट आयन की फॉर्म में तो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इसके अलावा आरएनए, डीएनए, NADPH2 या फिर NAD अमीनो एसिड्स, इनके अंदर आपका फॉस्फेट जो है वो यूज हो रहा है। जनरली यही आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट अपने जो मिनरल न्यूट्रिएंट है उसकी बात करें तो वो अपना आता है कैल्शियम। कैल्शियम मिनरल न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो कैल्शियम आयन की फॉर्म में Ca++ की आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा यूज कहाँ होगा, important for mechanical strength because calcium is constituent of middle lamella। कहीं आप लोगों को लास्ट ईयर का पॉइंट याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट जो होता है वो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है, यानी सेल वॉल में पर्टिकुलर मिडल लेमिला का। और ये जो कैल्शियम पैक्टेट है इसी को आप लोग नेम दे रहे थे प्लांट सीमेंट मटेरियल। दूसरा, permeability of biomembrane is maintained with the help of calcium, यानी कैल्शियम जो है
वो परमिएबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा बात करें अपने कि जो कैल्शियम है उसकी यूटिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड इन स्पिंडल फॉर्मेशन, यानी जो सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम्स जो है उनकी डिसअपियरेंस होने के जस्ट बाद में जो स्पिंडल फाइबर्स जो डेवलप होंगे उन स्पिंडल फाइबर्स यानी सेल डिवीजन के अंदर यूज हो रहा है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में भी यूज हो रहा है, कौन भी, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीलेट बन जाता है ऑक्जेलिक एसिड से। इसके अलावा एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, कौन कौन से एंजाइम है, जैसे इसने लिखा हुआ है फोस्फोलाइपेज, आर्जिनिन काइनेज और एटीपीएज और अमाइलेज, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम भी कौन कर रहा है, कैल्शियम कर रहा है। इसके अलावा रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तो ऑटोमेटिक रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरिस्टेम जो टिश्यू होगा वो डिवीजन करेगा सेल वॉल फॉर्मेशन मिडल लेमिला में यूज होगा ही होगा, और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू के अंदर भी इसकी यूटिलिटी है। अब अपने बात करते हैं कि इस कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट में डिजीज कौन सी हो जाती है। तो देखें, इस डिजीज की बात करें अपने, तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है अपने को कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रोविंग एपिक्स, यानी रूट शूट और लीफ जो है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब सेल्स जो है वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी, जुड़ नहीं पाएगी एक दूसरे से। इसके अलावा इरेगुलर सेल डिवीजन एंड डेथ ऑफ टिश्यू और डेथ ऑफ जो सेल्स है वो भी हो जाएगी, ध्यान रखें इसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अपने को पता है क्यों हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट ही नहीं होगा, कैल्शियम पैक्टेट नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में सेल वॉल मटेरियल नहीं बन पाएगा। इसके अलावा क्लोरोसिस ऑन मार्जिन्स ऑफ यंगर लीव्स एंड मेल फॉर्मेशन, देखो ये कह रहा है क्लोरोसिस, यानी लीफ की ये जो मार्जिन है, अपने बात करें इस टाइप से लीफ है, इस लीफ की ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन के ऊपर क्लोरोसिस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो लीफ है वो येलो पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और पर्टिकुलर वो भी किसमें, यंग लीफ के अंदर। और इसके अलावा मेल फॉर्मेशन, यानी प्रॉपरली जो लीफ है उसके अंदर क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं हो पाता, यानी वो मिसबिहेव करने लग जाती है, प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती है। इसके अलावा फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर लगे हुए हैं वो पहले से गिर जाएंगे। नेक्रोसिस, क्यों फ्लावर गिरेंगे, इसका मतलब वो लीफ या वो फ्लावर जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब टिश्यू डेड हो रहा है, तो नेक्रोसिस हो जाएगा। इसके अलावा एबनॉर्मेलिटीज इन क्रोमोजोम्स, यानी क्रोमोजोम स्पिंडल फॉर्मेशन में काम आ रहा था, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अभी एबनॉर्मेलिटीज किस में हो सकती है, क्रोमोजोम फॉर्मेशन में भी हो सकती है। तो ये अपना जो नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट था कैल्शियम, उसकी भी बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट की बात करें अपने, जो नेक्स्ट है वो अपना है मोलिब्डेनम। कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट है भाई, मोलिब्डेनम मिनरल न्यूट्रिएंट की बात अपने करने वाले हैं। इस मोलिब्डेनम की बात करें तो ये मोलिब्डेटाइन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम सोयल, यानी MoO2+2, यानी इसका रोल क्या है प्लांट बॉडी में, इसकी यूटिलिटी क्या है, फंक्शन क्या है, रोल एज प्रो सिंथेटिक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजिनेज इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देखो अपने बात करेंगे N2 फिक्सेशन की, उस N2 फिक्सेशन के अंदर अपने कुछ एंजाइम जो है वो यूज होंगे, एक तो नाइट्रेट रिडक्टेज है, और इसके अलावा नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है, उन एंजाइम्स के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह से काम कर रहा है, कौन भी, मोलिब्डेनम। इसके अलावा टेनिन सिंथेसिस प्रोसेस, टेनिन भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है, उसके सिंथेसिस में भी मोलिब्डेनम जो है वो यूज हो रहा है। इस मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी ये कह रहा है कि जो लीफ है उस लीफ के अंदर जो वेन्स होती है, जैसे मान लो ये लीफ है, इसके अंदर ये मिड रिब्स है, इसके अलावा लेटरल रिब्स है जिनको वेन्स भी बोल सकते हैं आप लोग, और इनसे आगे वेनलेट्स जो डेवलप होती है। तो ये कह रहा है कि वेन्स के बीच का ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर क्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लोरोसिस की प्रोसेस हो जाएगी, जिसको बोलते हैं इंटर वेनल क्लोरोसिस। और एग्जाम्पल इसने दिया है कि जैसे लेमन के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा विप टेल ऑफ कॉलीफ्लोर, देखो विप टेल ऑफ कॉलीफ्लोर जो है
वो भी सेम टू सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि जो लीफ है उसके अंदर जो स्पोर्ट बन जाते हैं, यानी जो क्लोरोसिस की प्रोसेस होगी उसकी वजह से लीफ जो है कॉलीफ्लावर की प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग, यानी कौन सी प्रोसेस रुक जाएगी भाई, इनहिबिशन हो जाएगा किसका, फ्लावरिंग की प्रोसेस का। तो ये आपके मोलिब्डेनम जो है उसका साइड इफेक्ट था, यानी मोलिब्डेनम मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो भी अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट अपने ले रहे हैं, वो आपका है पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें तो के प्लस, यानी पोटेशियम आयन की फॉर्म में जो मिनरल न्यूट्रिएंट है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है पोटेशियम का। इसके इसके अलावा इसका यूज जो है वो आप लोगों ने अभी डिस्कशन किया था पिछले कुछ चैप्टर्स में। इम्पोर्टेंट रोल है पोटेशियम का किसमें भी, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, यानी मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा और ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, पोटेशियम। इसके अलावा ये बता रहा है कि नोट एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बट इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए सिंथेसिस एज एक्टिवेटर। यानी वैसे तो ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर का कंस्टिट्यूएंट नहीं है, फिर भी इन प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा भी अपने बात कर ली, इसका तो यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से रिलेटेड कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट है, तो आपका पोटेशियम जो है वो है। इसके अलावा इन स्टार्च सिंथेसिस की प्रोसेस में भी ये काम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन ऑफ परमिएबिलिटी एंड बैलेंस चार्ज ऑफ सेल्स, इन कैटाइन एनाइन बैलेंस को भी, बैलेंस में भी कौन काम आ रहा है आपका, पोटेशियम आ रहा है। और मोर रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके द्वारा या उनमें इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। फिर बात करते हैं इस पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से कौन से करेक्टर जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। ये कह रहा है कि मोटल्ड, यानी कि इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी जो अभी बात कर रहे थे अपने कि वेन्स के बीच का जो क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, यानी क्लोरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको मोटल्ड क्लोरोसिस भी बोल सकते हैं आप लोग। एंड शॉर्टर द इंटरनोड, यानी इंटरनोड जो है, इंटरनोड क्या था आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये आप लोगों ने बात की कि इस टाइप से शुगर केन है, इस शुगर केन के अंदर ये नोड पार्ट थे, नोड थे, और इनके बीच का ये जो एरिया था इसी को आप लोगों ने इंटरनोड नेम दिया था। तो ये कह रहा है कि जो इंटरनोड है वो शॉर्ट हो जाते हैं, और जैसे इंटरनोड शॉर्ट होंगे तो बुश, यानी जो झाड़ी लाइक प्लांट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा ये कह रहा है कि डाईबैक डिजीज, देखो डाईबैक डिजीज मोस्टली अपने को लेमन के अंदर मिलती है, सिट्रस फैमिली में अपने को देखने को मिलती है। डाईबैक डिजीज होती क्या है उसको देखें एक बार क्या है। डाईबैक में जो प्लांट का अपर पार्ट है, जैसे ये सपोज दैट अपने पास कोई प्लांट है, इस प्लांट का ये अपर पार्ट जो है, ये अपर पार्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डेड होना स्टार्ट, यानी इस एरिया के अंदर पहले क्लोरोसिस होगा कौन से, इंटरवेनल रीजन के अंदर, धीरे धीरे ये पार्ट जो है इसका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होगा, और डिस्ट्रॉय होते 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 ये पार्ट धीरे धीरे रूट की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी टिप पार्ट से जो है प्लांट पार्ट वो डेड होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे रूट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं डाई बैक डिजीज। यानी प्लांट के अंदर टिप वाले पार्ट से बैक साइड में अपोजिट डायरेक्शन वापस चलती है, जो डेथ होना स्टार्ट होती है टिश्यू की वो। इसके अलावा वही बात नेक्रोसिस, क्योंकि डाई बैक हो रहा है तो नेक्रोसिस तो ऑब्वियसली बात है। ब्लाइट इफेक्ट ऑन लीफ टिप्स, देखो लीफ टिप के ऊपर ब्लाइट इफेक्ट, ब्लाइट इफेक्ट का मतलब है वो धब्बे बनना, यानी क्लोरोसिस जो होगा उसकी कहीं ना कहीं स्पॉट बनेंगे, और मार्जिन क्रव डाउनवर्ड, और लीफ की जो मार्जिन है वो नीचे की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, कर्व हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है स्टॉप द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन पोटैटो बीट इनहिबिटेड, यानी पोटैटो और शुगर बीट जो है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का जो स्टोरेज है वो भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अपने बात करें डिक्रीज द एपिकल डोमिनेंसी इन, डिक्रीज द एपिकल डोमिनेंसी इन डोमिनेंस एंड सीड फॉर्मेशन इन ए इज डिक्रीज, यानी सीड फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो जाएगा,
और एपिकल डोमिनेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। देखें एपिकल डोमिनेंसी होती क्या है। ये मान लो अपने पास कोई प्लांट था, इस प्लांट में जब तक एपिकल पार्ट पे यानी जो मेन एपेक्स है उस एपेक्स वाले पार्ट पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करेगा, तब तक इस प्लांट के अंदर कोई भी लेटरल ब्रांच जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी। क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंसी। तो ये कह रहा है कि एपिकल डोमिनेंसी को ये कम करेगा, और कम करेगा यानी पोटेशियम कम करेगा, इसका मतलब प्लांट के अंदर लेटरल ग्रोथ जो है वो होने वाली है, एपिकल ग्रोथ है उसमें प्रॉपरली नहीं होगी। और इसके अलावा सीड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने रोल था किसका भी, पोटेशियम का। नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट अपने ले रहे हैं वो है आपका मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जो है उसका क्या रोल है। मैग्नीशियम जो है वो Mg प्लस प्लस आयन की फॉर्म में यानी मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। इस मैग्नीशियम का प्लांट बॉडी में यूज जो है वो क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसका भी, क्लोरोफिल का। याद रखना है अपने को कि क्लोरोफिल जो है उस क्लोरोफिल के अंदर आप लोगों की कौन सी मेटल होती है, तो मैग्नीशियम मेटल जो है वो आती है। इसके अलावा बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल यूनिट, अपने को पता है कि राइबोसोम जो है उसके अंदर जो यूनिट थी, यदि 70s राइबोसोम की बात करें तो अपने पास 2 सब यूनिट थी, 50 एंड 30। और यदि आप 80s राइबोसोम की बात करें, इस 80s राइबोसोम के अंदर आप लोगों को 2 सब यूनिट मिल रही थी, 60s एंड 40s। तो इन सब यूनिट्स को आपस में बाइंड करके कंप्लीट राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाने में भी आपका मैग्नीशियम आयन है वो अपने वहाँ वैसे राइबोसोम की स्ट्रक्चर में कर रखा है कि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन की वजह से ही अपने राइबोसोम की बोथ यूनिट जो है वो एक दूसरे से अटैच होती है। इसके अलावा सेकंड इसका इफेक्ट है एसेंशियल फॉर फोस्फेट ट्रांसफर रिएक्शंस, यानी फोस्फेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है आपका कौन सा, मैग्नीशियम। इसके अलावा एक्टिवेटर ऑफ मैनी एंजाइम्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होगी उसके अंदर जैसे आप लोग कहीं बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे तो वहीं अपने एंजाइम आ जाएगा हेक्सोकाइनेज। तो इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक्टिवेटर का रोल प्ले कर रहा है आपका कौन भाई, मैग्नीशियम आयन। इन सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये काम आएगा। इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए में भी आपका मैग्नीशियम जो है वो काम आने वाला है। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा प्लांट के अंदर, मेन इफेक्ट, क्योंकि क्लोरोफिल का मेन कंटेंट है तो क्लोरोसिस तो 101% कॉज करेगा ही करेगा। वही बात है इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑन लार्ज स्केल एंड फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन इन ओल्डर लीफ, यानी जो पुरानी लीफ होगी उनके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट की फॉर्मेशन करने वाला है। इसके अलावा नेक्रोटिक स्पॉट, यानी जिस एरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वहाँ का टिश्यू जो है वो धीरे धीरे डेड हो जाएगा और उसकी वजह से लीफ के ऊपर स्पॉट या धब्बे बन जाते हैं जिसको बोलते हैं नेक्रोटिक स्पॉट। इसके अलावा इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि अभी बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेटाबॉलिज्म में यूज हो रहा है, इसका मतलब ये एंजाइम एक्टिवेटर नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में ये इनिबिट हो जाएगी, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। तो ये अपने मैग्नीशियम जो मेटल है उसका यूज हुआ प्लांट बॉडी के अंदर। नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट है अपना वो है आयरन या फेरस की बात कर लेते हैं। देखो इस आयरन और फेरस की बात करें अपने, तो इस आयरन और फेरस, आयरन और फेरस की बात करें तो ये फेरस फेरस और फेरस आयन, फेरस आयन की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एसिडिक सोइल, कौन सी सोइल से इसका एब्जॉर्प्शन होगा भी, एसिडिक सोइल से, बिकॉज प्रेजेंट इन सोल्यूबल फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये सोइल में, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर, वाटर के अंदर। आयरन जो है वो पोरफायरिन है, साइटोक्रोम से, पेरोक्सीडेज है, कैटालेज है, इन एंजाइम की फॉर्मेशन में भी ये कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फॉर फेरोडॉक्सिन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एसेंशियल रोल इन क्लोरोफिल
सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेसेसरी फॉर एक्टिविटी ऑफ एकोनिटेज एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन। देखिए अपने कहीं बात करेंगे रेस्पिरेशन के अंदर, प्लांट बॉडी में रेस्पिरेशन या सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा अपने क्रेब्स साइकिल। उस क्रेब्स साइकिल में सिस एकोनिटिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये यूज हो रहा है आप लोगों का कौन, आयरन। इस आयरन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जो है वो क्या होगा, ये बता रहा है कि रैपिड इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी मेन तो वही है जो न्यू लीफ है, उन न्यू लीफ के अंदर क्लोरोसिस की प्रोसेस होने वाली है। इसके अलावा इनिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इनिबिशन करवा देगा उसका। डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है उसका भी क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन करवाने का काम। डिसइंटीग्रेशन जो है वो आयरन की वजह से हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट है अपना मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो Mn++ मैग्नीज आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। मैग्नीज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो खूब सारे जो एंजाइम्स है उन एंजाइम्स के एक्टिवेटर जो है उनके अंदर ये यूज होता है, एंजाइम एक्टिवेटर का काम कर रहा है। कौन कौन से एंजाइम है, जैसे इसने दे रखा है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, इसके अलावा हाइड्रोक्सिल अमीन रिडक्टेज, डी कार्बोक्सिलेज और डी हाइड्रोजनेज, ये कुछ एंजाइम्स है। इन एंजाइम्स के अंदर ये एज एक्टिवेटर काम कर रहा है। इसके अलावा एसेंशियल फॉर O2 इवोल्यूशन एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन। देखो अपने बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लास्ट ईयर अपने डिस्कशन किया था कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में कंप्लीट होती है। उन लाइट रिएक्शन के टाइम ही जो वाटर मॉलिक्यूल है उस वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होता है, वो H+ आयंस एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। यही ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम रिलीज होती है, यानी लाइट रिएक्शन के टाइम में वाटर के टूटने से, वाटर के ब्रेक डाउन होने से, और ये वाटर का ब्रेक डाउन लाइट की वजह से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और इवोल्यूशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जो हो रहा है या इवोल्व जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है भाई, मैग्नीज की वजह से हो रही है। इसके अलावा क्लोरोफिल एंड इंडोल एसिटिक एसिड फॉर्मेशन, ये इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में अपने ऑक्सीन हार्मोन डिस्कशन करेंगे, वही है ऑक्सीन। तो उस ऑक्सीन सिंथेसिस में और क्लोरोफिल सिंथेसिस में मैग्नीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस मैग्नीज की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा भाई, तो जिनमें एक्टिवेटर का काम कर रहा है वो तो एक्टिवेट नहीं होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन इवोल्यूशन में भी ये हेल्पफुल है, इसका मतलब यदि ये नहीं हुआ तो वो भी नहीं हो पाएगी, मतलब ऑक्सीजन इवोल्व भी कम होगी। देखें इसने लिखा है कि डेफिशिएंसी कॉज क्लोरोसिस एंड नेक्रोटिक स्पॉट ऑन लीफ, यानी मोजैक पैटर्न में वही मेन डेफिशिएंसी सिम्टम किसी भी एलिमेंट का ले रहे हैं आप लोग तो क्लोरोसिस जो है, और दूसरा आपका आता है नेक्रोसिस या नेक्रोटिक स्पॉट्स, यानी क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होगा और जो टिश्यू डेड होंगे उसकी वजह से लीफ के अंदर मोजैक पैटर्न के अंदर क्या हो जाएंगे, स्पॉट डेवलप हो जाएंगे। क्लोरोफिल एंड स्टार्च डिसअपियर फ्रॉम प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोफिल है और स्टार्च जो है वो क्या हो जाएगा अभी, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि मार्च स्पॉट ऑफ पी, आपने कई बार नोट किया होगा कि पी जो है मटर जो होती है उस मटर के ऊपर भी आप लोगों को ऐसे ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के या ब्राउनिश कलर के स्पॉट ऐसे लगता है कि पी ऊपर से गली हुई है, सड़ी हुई सी दिखती है अपने को। उन उस डिजीज को बोलते हैं मार्स स्पॉट ऑफ पी एंड ग्रे स्पीक ऑफ ओट, यानी जई के अंदर भी इस टाइप की डिजीज हो जाती है और पी के अंदर भी अपने को ये डिजीज मिल रही है। इसके अलावा इसकी मैग्नीज की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस इन यंग एंड ओल्डर लीफ, यानी जो पुरानी और नई लीफ होगी उनके अंदर क्लोरोसिस की प्रोसेस होगी, वो अपने ऊपर भी डिस्कशन कर लिया। यानी जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट अभी तक अपने डिस्कशन किए उनमें मोस्टली जो डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहा है उसमें एक तो आ रहा है क्लोरोसिस और दूसरा यदि आ रहा है तो वो आ रहा है आपका नेक्रोटिक।
और इसके अलावा यदि कोई स्पेशल डिजीज, जैसे आप लोगों को नेम से दे दे कि मार्स स्पॉट डिजीज ऑफ पी जो है वो, या ग्रे स्पीक ऑफ ओट जो है वो किसकी वजह से होती है, किस मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो आप लोगों का डायरेक्ट आंसर आना चाहिए मैग्नीशियम। ये कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को डायरेक्ट लर्निंग की प्रोसेस पे बेस्ड है। नेक्स्ट अपने जो डिस्कशन करने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिएंट, वो है आप वो है अपना बोरोन। बोरोन का डिस्कशन करें अपने कि बोरोन जो है वो किस टाइप से इफेक्ट कर रहा है। तो बोरोन H3BO3 या फिर BOH3 और BO3 की फॉर्म में, बोरेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ये याद रखना है। बोरोन जो है उसका प्लांट बॉडी में यूटिलिटी क्या है कि बोरोन इज ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एंजाइम्स, यानी एकमात्र ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कहीं भी एंजाइम से लिंक्ड नहीं है। अभी तक अपने जो डिस्कशन किया वो किसी न किसी एंजाइम के लिए एक्टिवेटर का काम कर ही रहे थे। इसके अलावा दूसरा कि रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, यानी मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग है कैल्शियम के यूटिलिटी यानी अपटेक के लिए। और पोलन जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका कौन सा भी, बोरोन। क्योंकि जब अपने आर्टिफिशियल जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स करेंगे कैविटी स्लाइड्स के अंदर, कैविटी स्लाइड का मतलब होता है कि नॉर्मल ग्लास स्लाइड होती है जिसमें इस टाइप से कैविटी डेवलप होती है या कैविटी बनी हुई होती है। उस कैविटी के अंदर आप लोग थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन डाल दें और उसके अंदर बोरोन ऐड कर दें, और उसके ऊपर से आप कहीं से मस्टर्ड पोलन ग्रेन इस पे डाल दें, तो पोलन ग्रेन आफ्टर सम टाइम जो है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होंगे तो पोलन ट्यूब बनेगी, और इस टाइप से उस पोलन ट्यूब को आप माइक्रोस्कोप में देख भी सकते हैं। तो पोलन जर्मिनेशन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें बोरोन जो है वो, बोरेट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी ये आपका जो बोरोन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन और नोड्यूल फॉर्मेशन एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, इन सब के अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा बोरोन इज एसेंशियल इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में भी बोरोन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भाई। इसके अलावा यदि बोरोन की बात करें तो बोरोन आपका लिथल इफेक्ट एट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक साइट, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी जहाँ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आप वो बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके अंदर ये लिथल इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। इस बोरोन का प्लांट बॉडी में जो साइड इफेक्ट है वो क्या होगा देखें। स्टेम एंड रूट टिप जो है, स्टेम और रूट टिप जो आपकी है वो डाई हो जाएगी, रूट ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, यानी रूट की ग्रोथ नहीं होगी। जब एपेक्स पार्ट और टिप पार्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ग्रोथ होने के किसी भी टाइप से चांसेस नहीं है। उसके अलावा दूसरा साइड इफेक्ट है फ्लावर फॉर्मेशन, ये है वो भी स्प्रेस्ड हो जाएगी, यानी फ्लावर फॉर्मेशन भी नहीं होगी। इसके अलावा एमडन मेयरऑफ पाथवे, चेंज इन एचएमपी पाथवे। देखो एचएमपी और पीपीपी पाथवे होता क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, उस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो एमडन, मेयरऑफ एंड पारनास, ये 3 साइंटिस्ट थे, एमडन, मेयरहॉफ एंड पारनास। इनके मैं नेम नहीं लिख रहा यहाँ पे, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में जैसे अपने रेस्पिरेशन का आएगा उसमें बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे अपने। तो इन पाथवे जो है ये नॉर्मल पाथवे था, ये चेंज हो जाता है HMP यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसी को बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, PPP पाथवे। तो इन पाथवेज के अंदर आप लोगों का ये जो है वो EMP कन्वर्ट हो जाता है। अपने डिटेल करेंगे दोनों पाथवे की, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप। उसके अलावा ये कह रहा है कि कुछ फिजियोलॉजिकल डिजीज है, जैसे इसने लिखा है टॉप रोटन इन टोबैको, यानी टोबैको का जो टॉप पार्ट है वो गलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा वाटर कोर इन टर्निप, ब्राउन हर्ट रोट ऑफ बीटल बीट्स, यानी ब्राउन हर्ट रोट। देखो हर्ट रोट का मीनिंग यहाँ ये निकल के आ रहा है कि जो बीट्स है, शुगर बीट जो है
उनके अंदर का जो पार्ट है ना, सेंटर का जो पार्ट है, वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है और गलेगा, और वहाँ पे ब्राउन स्पॉट डेवलप हो जाते हैं, यानी ब्राउन कलर की कैविटी डेवलप हो जाती है, इसी को बोलते हैं। उसके अलावा ब्रिटलनेस ऑफ सिलेरी स्टेम, देखो सिलेरी होता है अजवाइन, उस अजवाइन का स्टेम जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से, इसके आपके बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। और इसके अलावा ये कह रहा है हार्ट रोट इन कैरेट, यानी कैरेट के अंदर भी सेम टू सेम जो सेंट्रल पार्ट है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है मैरीगोल्ड के अंदर। और फाइबर इन एप्पल फ्रूट, यानी एप्पल फ्रूट के अंदर फाइबर्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फाइबर्स जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं इसकी बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट जो अपना है वो अपने डिस्कशन करेंगे कॉपर। यदि कॉपर की बात करें अपने, तो कॉपर जो है वो Cu++ कॉपर आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, टॉक्सिक इन हायर कंसंट्रेशन, यानी इस कॉपर की हायर कंसंट्रेशन जो है वो प्लांट बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट भी डालने वाले हैं। इस कॉपर का प्लांट बॉडी में यूटिलाइजेशन क्या है, तो आप लिखेंगे कि एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, यानी प्लांट बॉडी में जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, चाहे वो सिंथेसिस की हो चाहे डिग्रेडेशन प्रोसेस हो, उन सब के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शंस है एसोसिएटेड विद मैनी एंजाइम्स एंड इन रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, यानी Cu+ एंड Cu+2 में ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है वहाँ पे भी आपका ये यूज़ हो रहा है। इसके अलावा विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्मेशन में भी आपका कॉपर जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। फिर अपने बात करते हैं इस कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट में कौन सी डिजीज हो जाएगी, तो ये कह रहा है कि नेक्रोसिस ऑफ टिप इन यंग लीव्स, यानी जो यंग लीफ है उन यंग लीफ के टिप टिप वाले एरिया पे टिश्यू डेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप बोल सकते हैं वाइटर टिप, यानी उस एरिया पे नेक्रोसिस होगा तो धीरे धीरे वो टिश्यू का पहले क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वाइटर टिप भी बोल देते हैं आप लोग। इसके अलावा डाईबैक ऑफ सिट्रस, यानी वही अभी मैं आपको बता रहा था कि पुराने जो टिप पार्ट से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, टिश्यू डेड होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे रूट की तरफ ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, टॉप से डिस्ट्रॉय होना बैक चलना स्टार्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं डाई बैक ऑफ सिट्रस। एंड अदर फ्रूट ट्री, इनके अंदर एक्जिथेमा इन ट्रीज हो जाता है। एक्जिथेमा का मतलब होता है कि बाहर वाली टिश्यू के अंदर कुछ इस टाइप से वैक्सी टाइप का या गम टाइप का ग्लूम्स लाइक जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस वजह से उनके अंदर प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा रिक्लेमेटेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम क्रॉप्स, देखो ये ऐसी डिजीज है जो आप लोग बोल सकते हैं कि किसी एरिया की जो सोइल है उसको आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे, यानी उस सोइल को आप लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ कॉपर की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो डिजीज़ है, यानी जो प्लांट है उनके अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। अब देखो इन डिजीज़ के अंदर होता कुछ भी नहीं है, वही नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस की जो प्रॉब्लम है वही होने वाली है, जिसको बोलते हैं रिक्लेमेटेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम, किसकी वजह से होगी, कॉपर की वजह से। डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों की क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि डाईबैक डिजीज ऑफ सिट्रस जो है वो किसकी वजह से हो रही है, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से। यह कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका टॉक्सिक इफेक्ट भी रहता है, तो वो कॉपर का टॉक्सिक इफेक्ट रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना मिनरल न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। जिंक की बात करें तो Zn++ की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा, स्पेसिफिक रोल इन ऑक्सीन हार्मोन सिंथेसिस इन सेल, यानी इंडोल एसिटिक हार्मोन जो एसिडिक एसिड है यानी ऑक्सीन जो है उसके सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा एक्टिवेटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सिलेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और पेप्टाइडेज, इन एंजाइम्स के लिए एक्टिवेटर का काम कर रहा है, और इन सीड फॉर्मेशन में भी ये हेल्पफुल है। अब देखो इसकी डेफिशिएंसी यानी जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट में कौन से करेक्टर्स अपने को मिलने वाले हैं, तो ये इसने लिखा है चेक वेजिटेटिव ग्रोथ एंड शॉर्टन द इंटरनोड ऑफ लीफ डिफॉर्मेशन,
यानी इंटरनोड को छोटा कर देगा। दूसरा, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा, उसको चेक कर देगा, यानी उसको ब्लॉक कर देगा एक टाइप से। इसके अलावा बता रहा है मोटल लीफ डिजीज इन फ्रूट ट्री, यानी जिसको लिटिल लीफ डिजीज भी आप लोग नेम दे सकते हैं, यानी लीफ जो है वो छोटी रह जाती है फ्रूट ट्री के अंदर। इसके अलावा खेरा डिजीज ऑफ पेडी, देखो डायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, खेरा डिजीज ऑफ पेडी जो है वो किसकी वजह से होती है, जिंक की वजह से हो रही है। यानी रोजेट डिजीज इन वालनट, और ये जो अखरोट आपका होता है उसके अंदर वालनट के अंदर आप लोगों के रोजेट डिजीज जो है वो हो जाएगी, यानी उसकी लीफ जो है वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, रोजेट की फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इनहिबिट सीड फॉर्मेशन वाइट बड डिजीज इन मेज, यानी जो मेज का प्लांट है उसके अंदर जो बड होगी वो वाइट कलर की डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको वाइट बड डिजीज ऑफ मेज प्लांट बोला जाता है। तो ये आपके, ये डायरेक्टली देखो अपने बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं किसी मिनरल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होने वाली या तो कोई स्पेसिफिक डिजीज है तो उस डिजीज का नेम दे देता है और पूछ लेता है किसकी वजह से हो रही है, या फिर वो क्या करेगा कि कोई पर्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है उसके बारे में अपने से डिटेल पूछ लेता है। तो ये अपना जिंक जो है वो लास्ट मिनरल न्यूट्रिएंट था जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ करेक्टर या उसका क्या रोल था वो अपने आया। पॉइंट्स में आपका आता है, ये कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी जो भी ऑर्गेनिक मैटर है आपका, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उनमें कहीं ना कहीं आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस यानी आरएनए, डीएनए, इन सब के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, यानी इस वजह से इनको प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट भी बोलते हैं। प्लांट टेक कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर एंड H2O फ्रॉम सोयल फॉर H एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए वाटर यूज करेगा सोयल से लेके। इसके अलावा ये कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो इस वजह से इनको फ्रेमवर्क एलिमेंट भी आप लोगों ने नेम दे रखा है, मैंने पहले भी बताए थे आप लोगों को। इसके अलावा ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सोइल्स आर डेफिशिएंट डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड phosphorus and potassium, so these elements are known as critical element, यानी सभी सोइल्स के अंदर इनकी मोस्टली डेफिशिएंसी मिलती है, इस वजह से इनको बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट, एंड आर गिवन टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ NPK फर्टिलाइजर्स टू टेक गुड क्रॉप यील्ड, यानी अच्छी फसल लेने के लिए आपको NPK जो फर्टिलाइजर है वो आपको सोइल में देना ही पड़ता है। इसके अलावा बात करें कि कोबाल्ट इज पार्ट ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का पार्ट है कौन भी, कोबाल्ट, विच एक्ट एज कोएंजाइम। कोबाल्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन कैंसर थेरेपी एंड कि जो सिलिका है SiO2 इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ कुछ डायटम्स, जो है डायटमिक सोइल का ही नेम लिखा था आपने, ग्रासेस से। और इसके अलावा पेडिस्ट्रो जो है उसके अंदर आप लोगों को सिलिका जो है वो मिल जाता है। एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, जैसे लाइकोपोडियम जो है उसके अंदर एल्यूमिनियम, अपने बात कर रहे थे कि आउट ऑफ 50 to 60 एलिमेंट 70 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स विच आर नोन एज एसेंशियल एलिमेंट्स। तो उन एसेंशियल एलिमेंट में कहीं भी एल्यूमिनियम का नेम नहीं था, बट ये कुछ प्लांट में स्पेसिफिक एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से ये कह रहा है कि मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड इन मिनिमम क्वांटिटी, और मोलिब्डेनम जो है MO जो है वो मिनिमम क्वांटिटी में प्लांट बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा ये कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स, यानी जिसको सोयल सॉल्यूशन कल्चर या सोयल लेस ग्रोथ भी आपने बोला था, या टैंक फॉर्मेशन एंड एस ऑलवेज आर द टेक्निक्स विच डिटरमाइन द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट बॉडी, यानी ये अपने पहले कर लिया कि ये जो कुछ टेक्निक है जिनके थ्रू आप लोग
प्लांट बॉडी में मिनरल न्यूट्रिएंट का क्या यूटिलाइजेशन है और उनका क्या रोल है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। उसके अलावा बात कर रहा है ये ऑरम की गोल्ड की बात कर रहा है कि प्रेजेंट इन इक्विसिटम एंड मस्टर्ड प्लांट, यानी जो सरसों का प्लांट है, और इक्विसिटम जिसको आप लोगों ने लास्ट ईयर स्टडी किया था टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं आप लोग, उनके अंदर गोल्ड भी पार्शियल अमाउंट के अंदर ऑरम भी प्रेजेंट होता है। प्लांट ग्रो इन moistened एयर विद न्यूट्रिएंट इज एरोपोनिक्स, यानी मोइस्टेंड एयर के अंदर यदि आप लोग न्यूट्रिएंट की हेल्प से प्लांट को ग्रो करो तो उसको बोलेंगे एरोपोनिक्स। यानी एक्वा सॉल्यूशन में तो हाइड्रोपोनिक्स। इसके अलावा वर्मिकुलोपोनिक्स अपने डिस्कशन किया, और इसके अलावा एरोपोनिक्स भी इसने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट बात करें अपने कि रूट मेरिस्टेम इज इम्पोर्टेंट इन स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, यानी रूट का जो मेरिस्टेमेटिक एरिया है करें वो अपना है कि सोडियम इज फाउंड नेसेसरी इन हेलोफाइट्स फॉर देयर ग्रोथ, यानी जो मेराइन प्लांट्स होते हैं हेलोफाइट्स जो है उनकी ग्रोथ के लिए सोडियम उनमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट, देखो ट्रेस मैंने कहीं बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और जो ट्रेसर एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं भी आपके रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। इसके अलावा बात करें मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल एज नॉन आयनिक फॉर्म, मैग्नीशियम जो है वो नॉन आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर क्लोरोफिल बर्निंग, यानी क्लोरोफिल को आप बर्न भी करवा देते हो उसके बाद भी मैग्नीशियम उसमें पड़ा रहता है। वन अबंडेंट एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ फेरस इन लीफ इज स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट एज एन आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड फाइटोफेरिटिन, यानी जो फेरस है उसकी स्टेबल फॉर्म है फाइटोफेरिटिन, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रोवाइडेड बाय H2O, O2 एंड CO2, बट 13 एलिमेंट, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो 13 एलिमेंट है वो सोयल से मिलेंगे, और जो नाइट्रोजन है वो सोयल से और आपके एटमॉस्फेयर दोनों कंडीशन से मिल रहा है। तो ये 17 एलिमेंट की बात करें। इसके अलावा ये कह रहा है अपने को उसको प्यूट्रिफिकेशन प्रोटियोलाइसिस जो है, यानी प्रोटीन का लाइसिस है, उससे रिलेटेड कुछ बैक्टीरिया है जैसे बेसिलस है, स्यूडोमोनास है, क्लोस्ट्रिडियम है। स्यूडोमोनास को तो इवन गोल्डन ऑर्गेनिज्म माना जाता है भाई, किसके लिए, डेड मटेरियल के डिकम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कह रहा है कि प्रोटीन जो है उस प्रोटीन पे प्रोटीएज एंजाइम वर्क करेगा तो पहले पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, और उस पेप्टाइड के ऊपर पेप्टाइडेज एंजाइम वर्क करेगा तो अमीनो एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी। इन कंजर्वेशन ऑफ प्रोटीन, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड जो है उसी को बोलते हैं आप ब्यूट्रिफिकेशन या प्रोटियोलाइसिस। और कॉज स्मेल इन डेड बॉडीज, और यही क्या करता है, ये डेड बॉडीज के अंदर स्मेल कॉज करता है। इसके अलावा डी एमिनेशन यानी रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एज अमोनिया फ्रॉम एन अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन के ब्रेकडाउन से आपने अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर लिया और इन अमीनो एसिड से अमोनियम यानी NH4 ग्रुप, NH2 जो है, या जो NH4 है उसको NH3 की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करने को ही क्या बोलते हैं आप लोग, डी एमिनेशन की प्रोसेस नेम दे रहे हैं। बेटा ये थे अपने आज के